हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो है हाथों में नोट्स है, और जिन लोगों को नोट्स लेना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, वहाँ से आप ये नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, और इस नोट्स की हेल्प लेते हुए हम लोग अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का मतलब तो सब कोई जानते होंगे, है ना। जब भी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ आपको एक बिल मिलता है। ठीक है, और यह बिल जो है एक्सचेंज कैसे होता है, जो बिल मिलता है वह बिल को हम लोग एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो वो देखिएगा। सपोज दैट ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा जो होता है ना क्रेडिट पर्पस के लिए होता है। जब कैश पेमेंट हम लोग करेंगे तो वैसे स्थिति में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होंगे, बिल एक्सचेंज नहीं होंगे। ठीक है ना। बिल एक्सचेंज कब होंगे, जब हम लोग क्रेडिट परचेस करेंगे या क्रेडिट सेल करेंगे। ठीक है ना। इसमें हमारा मेन जो है जनरली टू टर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो बिल बनाता है और दूसरा जो बिल एक्सेप्ट करता है। जो बिल बनाता है उसे ड्रॉवर कहते हैं और जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉई कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं। सपोज डैट ये एक बिजनेस टर्म में अगर बात किया जाए तो ये दो इंसान हैं। ठीक है ना। दो इंसान हैं, दोनों फ्रेंड ही हैं। ठीक है, ये जो हो गए ए और ये हो गए बी। ए और बी दोनों जो हैं वह फ्रेंड्स हैं और दोनों बिजनेसमैन हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि ए को 50,000 रुपया की ज़रूरत था। ठीक है ना। ए को कितना की आवश्यकता था, 50,000 रुपये की ज़रूरत था। अभी ए जो है बी के पास आता है और कहता है कि बी देखो भाई, बात है ऐसा कि सबसे बड़ा है पैसा, हमको 50,000 रुपये की अभी फ़िलहाल में ज़रूरत है। हम जो हैं 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद हम तुमको पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना। तो बी एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते पैसा तो देने के लिए तैयार है, लेकिन एक बिजनेस में अपनापन नहीं देखा जाता है। तो यह कहता है कि ठीक है हम तुमको देंगे 50,000, लेकिन एक बिल बना करके। ठीक है ना। क्या, एक बिल बनेगा। तो ये बी जो है एक बिल बनाएगा। ठीक है ना। ये एक बिल बनाएगा और बिल पर यह लिखेगा कि मैं ए को 50,000 रुपया दे रहा हूँ, जो इतने समय के बाद यह दे देगा, मुझे लौटा देगा। ठीक है ना। इस तरह से बिल बनेगा और यहाँ पर यह अपना साइन करेगा। ठीक है, यह बिल बना रहा है तो इसको हम लोग ड्रॉवर कह सकते हैं। यह कौन हो जाएगा, ड्रॉवर। ठीक है ना। तो यह बिल बना करके ए को देगा। ए पढ़ेगा, पूरा सभी बातों को पढ़ेगा, देखेगा, सही है, ठीक ठाक है, कोई इसके विरुद्ध नहीं लिखा गया। तो यह जो है एक्सेप्ट करेगा। ए इज द एक्सेप्टर। यह एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद इस बिल पर ए अपना साइन कर देगा। ठीक है ना। ए अपना साइन कर देगा। ए साइन करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ साइन करने से नहीं होता, यहाँ पर वह लिख देगा कि इस बिल को हमने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड। ठीक है ना। एक्सेप्टेड लिख देगा और अपना साइन कर देगा, यानी कि बिल को एक्सेप्ट करके साइन कर देगा। फिर बी को दे देगा। पहले बी किसको दिया, ए को दिया, फिर ए एक्सेप्ट करके साइन करके फिर से लौटा दिया बी को। यह एक्सेप्ट किया है, यानी कि इसको हम लोग ड्रॉई कहेंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉई। ठीक है। यहाँ पर बी ड्रॉवर जो है और ए ड्रॉई हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा इसकी हेल्प ले लेते हैं और देखते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 ईस्वी में 1881 में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू किया गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में एक बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या कहता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। यह जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इन राइटिंग, लिखित तो होता है, ओरल नहीं होता है, रिटन होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, एक तरह से इसमें ऑर्डर लिखा हुआ होता है। ठीक है ना। साइंड बाय मेकर, अब ए बेचारा बी बना है ना, बी भी इस पर साइन करेगा। डायरेक्टिंग टू ए सर्टेन पर्सन टू पे, अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट करता है ए के ऊपर कि ए को देना है बी को पैसा। ठीक है ना। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक अमाउंट, इसमें जो कितना रुपया हमको देना है वो भी क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। ऑर्डर टू पे सर्टेन पर्सन, किस इंसान को देना है। ए मे भी हो सकता है बी जो है किसी और से कर्ज लिया हो, मे भी ये भी हो सकता है कि एक सी जो था, सी से बी कर्ज लिए हुए था।
तो ये बोला कि तुम हमको वापस न करके तुम दे देना सी को, तुम किसको दे देना, सी को, ठीक है ना। तो यानी कि जिसका भी इस पर नाम लिखा हुआ होगा, उल्लेख किया हुआ होगा बिल पर, उसको पे करना है, ठीक है ना। और यह जो होता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफिनेशन होता है। क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न containing unconditional order signed by maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to order of a certain person or the bearer of instrument। यानी कि अगर इसके बारे में, इसी के बारे में उल्लेख किया होगा कि हम ही को पे करना है तो इसी को देना पड़ेगा। अगर सी के बारे में उल्लेख कर दिया जाएगा तो ए को पेमेंट किसको करना पड़ेगा, सी को पेमेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया। जब हम किसी के लिए, किसी आदमी को जब हम पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, तो उस पर हम लोग बिल लिख लेते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट ले लेते हैं। मे भी हो सकता है कि ओरल इसलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि अगर सपोज दैट हम किसी को दिए पैसा और 2 महीना 4 महीना के बाद वो बोला था देने के लिए और दे ही नहीं, ठीक है ना, और फिर जब बाद में मिले तो कहेगा कैसा पैसा, हम तो नहीं जानते कोई पैसा। तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हमसे कोई पैसा मांगता है तो हम उसको लिख करके दे देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करके उस पर साइन करेगा, मेरे पास वो आ जाएगा। कुछ समय के बाद जो है, अगर इस तरह से अगर हम करते हैं ना और पेमेंट करने से मना कर देता है, बिजनेस रिलेटेड पेमेंट थे और वो करने से मना कर देता है, तो इसको जो होता है हम लोग कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ कोर्ट में भी जो होते हैं ना, इस पर मान्यता प्रदान करता है। अगर ऐसे ही ओरल रहता तो थोड़ी कोर्ट मान्यता इस पर प्रदान करेगा, ठीक है। इसलिए जब भी किसी को पेमेंट करते हैं, बिल देते हैं, तो उस पर हम लोग बिल बना करके देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या फिर फीचर्स होंगे, वो सभी एक ही होते हैं। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग डाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इसी को हम लोग फीचर्स भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। देखते हैं फीचर्स क्या होता है। कहता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। एक बिल जो होंगे वह लिखित होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे। इसमें ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कि तुमको देना है, ठीक है ना। इट मस्ट बी साइंड बाय ए ड्रॉवर। ड्रॉवर जो होंगे, जो भी बिल बनाएंगे वो खुद भी साइन करेंगे, ठीक है। इट द सम ऑफ पेमेंट मस्ट बी मेंशन। कितना रुपया देना है लगभग नहीं लिखना है। 50,000 तो पूरे 50,000 लिखना है, लगभग 50,000 देना है ऐसा नहीं लिखना है, पूरे 50,000 रुपया देना है ऐसा लिखना है, ठीक है ना। यानी कितना पे करना है वो भी मेंशन होना चाहिए। मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली। ऐसा नहीं है कि 50,000 का हमने बिल बनाया था तो चलो भाई 50,000 का मेरा कुछ वैल्यू ले लो, असेट ले लो। मे बी ये भी तो कर सकता है बी को कि देखो भाई कि 50,000 का तुम मेरा असेट कोई ले लो, नहीं वैसा नहीं हो सकता है। अगर बिल बना है तो सिर्फ मनी ही मिलेंगे, ठीक है ना, मनी ही लेना पड़ेगा, पैसा सिर्फ लेना है, असेट कोई नहीं ले सकते, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी मेंशन। इस बिल में आपका डेट मेंशन करना पड़ेगा, जरूरी है कि कब हमको पेमेंट लेना है, हमको ए से कब हमको पेमेंट करेगा, बी ये जरूर लिखेगा कि इतने तारीख को हमको पेमेंट ले लेना है, ठीक है ना। मस्ट बी साइन बाय ड्रॉइंग। बेचारा तो साइन करेगा ही, है ना, इसको भी साइन करना पड़ेगा। मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ऐसा नहीं होता है कि हम आप जो है अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो सीधा एक पेपर पर फाड़ लिए, अपना नोटबुक से पेपर फाड़ लिए, उस पर लिख दिए और साइन करवा दिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऐसे पेपर को लिखना होता है जिस पर कानून भी सहमति व्यक्त करता है। एज फॉर एग्जाम्पल स्टाम्प पेपर, ठीक है ना। ये सब पर जो होता है स्टाम्प पेपर या फिर प्रोमिसरी नोट वगैरह जो होते हैं, ये सब के हेल्प लेकर के ये सब पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो होता है ना इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, कानून इसको मद्देनजर रखता है, ठीक है। नॉर्मली अब कहिएगा कि ये पेपर पर ही हम लोग लिख देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा कोर्ट, नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा पेपर होना चाहिए जिसमें कोर्ट जो होंगे वह एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई चलो इतना का पेमेंट अब तुमको रियल में करना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। अगर पार्टनरशिप नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जनरली आपको मेन पार्टी जो होंगे वो 2 होते हैं, ठीक है ना, एक ड्रॉवर और एक ड्रॉई। इसके अलावा भी और बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रॉवर के बारे में। ये ड्रॉवर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये ड्रॉवर किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। यानी कि नंबर 1 जो है ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या होता है, कहता है कि ए पर्सन हु ड्रो ए बिल, यानी कि एक ऐसा इंसान
जो बिल बनाता है, ड्रॉ करता है, ठीक है ना, यानी कि मेक्स बिल, जो बिल बनाएगा उसको ड्रॉवर कहते हैं, यानी कि बी इज ए ड्रॉवर, है ना। ड्रॉवर को हम लोग क्रेडिटर के नाम से भी जानते हैं, ड्रॉवर इज ए क्रेडिटर। हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रॉवर जो होता है वह क्रेडिटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो बिल बनाएगा उसको ड्रॉवर कहेंगे। अब ड्रॉई किसको कहेंगे, नंबर 2 में ड्रॉई, ठीक है ना। तो ड्रॉई किसको कहते हैं, ए पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, यानी कि जिसको पैसा देना होता है ना वो ड्रॉई होता है, यानी कि हु हैज़ टू पे, जिसको पेमेंट करना है, इज कॉल्ड ड्रॉई। यानी कि यहाँ पर बी को पैसा देना है तो बी हमारा ड्रॉई हो जाएगा, है ना। ही इज द डेप्टर, यह डेप्टर है ना, किससे पेमेंट लिया है, ही इज द डेप्टर हु ओस अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर, यह क्रेडिटर यानी कि बी का पेमेंट लिया है, कोई दिक्कत। ए जो हुआ है आप सॉरी बी जो हुआ वो आपका ड्रॉवर होता है, ए जो होता है ड्रॉई होता है, यानी कि जो बिल लिखता है यानी कि जो पैसा देता है उसको ड्रॉवर कहिए, और जिसको पैसा देना होगा बाद में वो ड्रॉई हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग पेई। पेई कौन होता है, ठीक है। तो कहता है कि ए पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल टू हुम द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर यानी कि जब समय पूरा हो जाए तब किसको पेमेंट करना है वो पेई हो जाता है। सपोज दैट इस दिस केस में सी को पेमेंट करना था तो सी जो हो जाएगा वह पेई हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसा भी होता है ना कि हमको बी को बोला कि सी को तुम पेमेंट कर देना, तो सी यहाँ पर पेई हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि द पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल टू हुम द अमाउंट ऑफ द बिल इज पेबल, जिसको पे करना होगा, ठीक है। इसमें एक और बात कहता है कि ए ड्रॉवर मेक्स द बिल पेबल टू हिमसेल्फ और मे नेम अनदर पर्सन टू हुम द बिल हैज टू पे। इफ द बिल इज मेड पेबल टू सेल्फ ही इज द ड्रॉवर हिमसेल्फ। अगर मान के चलिए खुद अपने ऊपर बिल बनाता है तो ये खुद ही ड्रॉवर हो जाएगा, ड्रॉई हो जाएगा, पेई भी हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं होल्डर। 4th नंबर पॉइंट में हमारा होता है होल्डर। ये होल्डर क्या होता है, होल्डर से तो आप लोग को मालूम ही चल रहा होगा, ठीक है ना। होल्डर यानी कि जो होल्ड करेगा, इसी से बना हुआ ना, होल्ड प्लस होल्ड करने वाला, यानी कि होल्ड जो करेगा उसी को होल्डर। बिल को जो होल्ड करेगा, बिल जिसके पास रहेगा वो होल्डर कहलाएगा, है ना। ए पर्सन या ड्रॉवर, ड्रॉवर के पास ही बिल होता है, ड्रॉवर के पास ही बिल होता है ना। और इफ़ द बिल इज इंडोज टू पे, अगर मे बी ये भी हो सकता है ना कि बी को तो बी ही बिल बनाया था तो एक्चुअली पेमेंट करवाना था सी को देता है, ये ए जो है ना सी को देता, तो ये क्या किया, अपना बिल को फिर से ये जो है अब सी को दे दिया। अब बोलेंगे हमको तो बिल से कोई लेना देना नहीं है, लो भाई तुम ही रखो, अब आएगा तो तुम पेमेंट ले लेना, हिसाब खत्म कर देना, ठीक है ना। तो ये बिल जो है सी को दे दिया, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में सी क्या हो जाएगा, होल्डर हो जाएगा ना। अगर बी खुद अपने पास रखता है तो बी होल्डर हो जाएंगे, अगर सी रख लेगा तो सी होल्डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि यह जो है अपना बिल को इंडोर्ज कर दिया है सी को, तो जब सी को जो इंडोर्जी होगा, जिसको इंडोर्ज किया जाएगा बिल को, वो होता है हमारा होल्डर, ठीक है ना। और एक होता है 5th नंबर में एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब तो जान ही रहे, एक्सेप्ट से बना हुआ, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है ना। कहता है कि व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल बाय रिटन वर्ड एक्सेप्टेड। ये बात तो बताए थे कि एक्सेप्टेड लिखना पड़ेगा। जब ड्रॉई बिल पर लिखता है एक्सेप्टेड एंड साइनिंग इट, इस पर अपना साइन करता है तो यह बन जाता है एक्सेप्टर, यानी कि ए जो होते हैं वह क्या है, एक्सेप्टर। कोई दिक्कत, यानी कि कहने का मतलब कि अगर जो है ड्रॉई बिल पर साइन करता है और लिखता है एक्सेप्टेड तो वह बन जाता है एक्सेप्टर। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं आगे, देखते हैं काइंड्स ऑफ बिल। बिल कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ बिल। बिल जो होते हैं जनरली कई टाइप्स के होते हैं। देखते हैं, सबसे पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर बिल, ठीक है ना। समय के आधार पर बिल जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। समय के आधार पर बिल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के आधार पर बिल जो होते हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 डिमांड बिल। कौन सा बिल होता है इसके अकॉर्डिंग, डिमांड बिल।
जिसको हम लोग डिमांड बिल को एक और नाम से भी जानते हैं साइट बिल, इसको हम लोग साइट बिल भी कहते हैं, ठीक है ना। डिमांड बिल या तो साइट बिल, ये होता क्या है इसके बारे में अब देख लीजिएगा, ठीक है ना। कहता है कि व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल एट द साइट और ऑन डिमांड, कहने का मतलब कि हमने बिल लिखा है, इसमें डेट मेंशन नहीं किया हमको कब चाहिए, और इसमें हमने यह मेंशन किया है कि जब हमको ज़रूरत पड़े ना, हमने आपको बिल तो दे दिया, हमने आपको बिल दिया है, साथ साथ पेमेंट भी किया, तो हमने आपको जब हमको ज़रूरत पड़े पैसा के, सपोज दैट बी जो है ए को 50,000 दे दिया, बिल तो लिखा है ना। अब इसको हो सकता है कि 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह के बाद 50,000 रुपया चाहिए, तो ये इससे मांग सकता है, यह अपना बिल दिखा करके, ठीक है ना। अगर ऐसा बिल हो जिसमें वो पहले उल्लेख कर दिया जाए कि जिसमें आपको जब हमारा ज़रूरत पड़े तब हम आपसे पैसा मांगे, आपको देना होगा, उस टाइप के बिल को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड बिल, ठीक है ना। डिमांड जब भी हम डिमांड करें ना तब हम आपको देना पड़ जाएगा डिमांड बिल। उसी को साइट बिल, साइट का मतलब क्या होता है, दृष्टि, देखना, ठीक है ना। तो जब आप यानी कि आपसे भेंट हो, अगर हमने आपको बिल दिया है, जब ही आपसे हमें भेंट हो तब भाई आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। इसलिए उसको कहते हैं डिमांड बिल या तो फिर साइट बिल, ठीक है। इसके बाद फिर एक और बिल होता है, इसके बाद एक और बिल होता है टाइम बिल, ठीक है ना। टाइम बिल को ही एक और नाम से भी जाना जाता है टर्म बिल, ठीक है। ये टाइम बिल क्या होता है, खैर आप लोगों को तो नाम से ही पता चल रहा होगा, टाइम का मतलब समय है ना, यानी कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज आर पेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड टाइम बिल। अगर मान के चलिए कि बिल लिखा गया था ए को 3 महीने के लिए, कि 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना, 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो ये जो 3 महीना का जो टाइम है ना, इस तरह का अगर बिल लिखते हैं जिसमें हम लोग टाइम उल्लेख कर देते हैं, तो उस टाइप का बिल को हम लोग टाइम बिल कहते हैं, ठीक है ना। उस टाइप का बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बिल। टाइम बिल को ही हम लोग टर्म बिल भी कहते हैं, ठीक है ना। 2 टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म के बाद आपको पेमेंट करना, 3 महीना 3rd टर्म, ठीक है। यानी कि टर्म बिल बोलिए या टाइम बिल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, सेकेंड टाइप्स ऑफ बिल देखते हैं, सेकेंड टाइप्स ऑफ बिल देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। नेशन का मतलब तो जानते ही होंगे, राष्ट्र, है ना। तो नेशन के आधार पर भी बिल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नेशन के आधार पर बिल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इनलैंड बिल, ठीक है ना। कौन सा बिल होता है, इनलैंड बिल। यह इनलैंड बिल्ड क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। कहता है कि इनलैंड बिल्ड आर सच बिल्स विच आर ड्रॉन इन इंडिया एंड अपॉन द पर्सन लिविंग इन इंडिया और पेबल इन इंडिया। अगर हम बिल भारत में ही रह करके लिख रहे हैं और जिसको पेमेंट करना है वो भी भारत में ही रहता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा बिल जिसमें हम लोग भारत के अंदर रहते हुए भारत के अंदर के लोगों के लिए ही बिल लिख रहे हैं, तो वैसे बिल को कहा जाता है इनलैंड बिल, ठीक है ना। ऐसा बिल जिसमें हम लोग, एक ऐसा बिल जिसमें हम लोग जो होते हैं इंडिया में रह करके लिखते हैं, और वैसे ड्रॉइंग हमारा जो यानी कि ड्रोवर और ड्रॉइंग जब दोनों इंडिया में ही होंगे, इनलैंड बिल्ड, एक ही अपना ही कंट्री में रह करके ही बिल लिखेंगे, इनलैंड बिल कहलाएंगे। कोई दिक्कत, अपना ही कंट्री में, यानी कि ड्रोवर भी रहेगा, ड्रॉई भी रहेगा, दोनों जो अपना ही कंट्री में रहेगा, तो वैसे बिल को हम लोग क्या बोलेंगे, इनलैंड बिल। सेकेंड बिल होता है फॉरेन बिल, ठीक है ना। सेकेंड बिल क्या होता है, फॉरेन बिल। फॉरेन बिल क्या होता है वो देखते हैं। फॉरेन बिल आपका जो होता है वैसे बिल को कहते हैं, फॉरेन बिल वैसे बिल को कहते हैं जिसमें या तो ड्रोवर जो होंगे आउटसाइड ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडिया के बाहर होंगे, ठीक है ना। ड्रोवर इंडिया के बाहर हैं और ड्रोई इंडिया के अंदर, यानी कि ऐसा बिल जो इंडिया के बाहर से लिखा जाता है और उसका पेमेंट यानी कि ड्रॉई जो होंगे वह इंडिया का होंगे, वैसे बिल को हम लोग फॉरेन बिल कह सकते हैं। यानी कि ड्रोवर बाहर में भी ये भी हो सकता है कि एक ऐसा बिल जिसमें ड्रोवर इंडिया के अंदर हो और ड्रॉई इंडिया के बाहर होंगे,
है ना। यानी कि एक ऐसा बिल जिसमें मे भी फॉरेन बिल में दोनों हो सकता है ना, ये या तो आपका ड्रॉवर इंडिया के बाहर हो, ड्रॉई इंडिया के अंदर हो, मे भी ये भी हो सकता है कि ड्रॉवर इंडिया के अंदर हो, ड्रॉई इंडिया के बाहर हो, है ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग इंडिया से बाहर इंडिया के अंदर जब जो भी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो मे भी उस टाइम जो बिल लिखे जाएंगे वो कौन से बिल कहलाएंगे, फॉरेन बिल कहलाएंगे, है ना। क्योंकि ड्रॉवर आउट ऑफ इंडिया होंगे और ड्रॉई इंडिया में ही होंगे, मे बी ड्रॉवर जो होंगे इंडिया में होंगे तो ड्रॉई आउट ऑफ इंडिया होंगे, है ना। ऐसे बिल को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे बिल को फॉरेन बिल कहते हैं, ठीक है। और एक और तीसरा टाइप्स जो होता है, तीसरा टाइप जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उपयोग के हिसाब से बिल कितने टाइप के होते हैं, यूज के हिसाब से बिल कितना टाइप का होता है। तो यूज के हिसाब से भी बिल दो टाइप्स का होता है। पहला जो बिल होता है, नंबर 1 जो बिल होता है वह ट्रेड बिल कहलाता है, ठीक है। नंबर 1 कौन सा बिल होता है, ट्रेड बिल। ट्रेड का मतलब जानते हैं, व्यापार, यानी कि व्यापार करने वाला बिल, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर देखिएगा, द बिल अराइजिंग फ्रॉम जेन्यून ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड ट्रेड बिल। अगर यूनिक जेन्यून यूनिक ट्रांजेक्शंस के लिए अगर हम बिल बनाते हैं तो वह बिल को हम लोग ट्रेड बिल कहते हैं, ठीक है ना। इट इज जनरली ड्रॉन, या तब अक्सर बनाया जाता है जब गुड्स को बॉट या तो सेल करते हैं उधार, यानी जब कोई भी गुड्स को क्रेडिट पर परचेस या तो क्रेडिट पर सेल करेंगे उस टाइम जो बिल बनाए जाते हैं उस बिल को हम लोग ट्रेड बिल कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो बिल होता है वह अकोमोडेशन बिल होता है। सेकंड कौन सा बिल होता है, अकोमोडेशन बिल, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है अकोमोडेशन बिल। तो देखिए कहता है अकोमोडेशन बिल वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जिसमें ड्रॉवर और ड्रॉई कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। मे बी ए को 50,000 रुपये की जरूरत था जो बी दे देता, और मे बी बी को भी ए से कोई वस्तु गुड्स का आवश्यकता होगा, ऐसा मे बी ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बी जो है उसके बी को पैसा है, ए के पास कुछ गुड्स है जो बी को चाहिए, ठीक है ना। ए के पास पैसा है जो बी को चाहिए और ए को पैसों की जरूरत है जो कि बी के पास है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल बनाएंगे, ठीक है ना। अब इस बिल में म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे, यह जो है इसको 50,000 रुपये भी देगा, यह अपना जो इसको गुड्स की जो जरूरत है यह उसको गुड्स दे देगा। तो इस टाइप्स के जो बिल बनते हैं ना म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, उसको हम लोग अकोमोडेशन बिल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अकोमोडेशन बिल्स क्या होता है, व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प यानी कि दोनों का मदद के लिए जब बिल बनाया जाता है और स्वीकार कर दिया जाता है तो वैसे बिल को हम लोग एकोमोडेशन बिल कहते हैं। एकोमोडेशन बिल को हम लोग काइट के नाम से भी जानते हैं। क्या इसको बोलते हैं, काइट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, पतंग जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल के बीच का अंतर देखते हैं, यानी कि डिफरेंस, ठीक है ना। अब डिफरेंस हम लोग देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल, ठीक है। ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में अंतर। तो सबसे पहला जो अंतर होता है वह ऑब्जेक्ट्स के आधार पर, ठीक है ना, उद्देश्य के आधार पर। क्या अंतर होता है, कहता है कि ट्रेड बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द कनेक्शन विथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपका जो होता है ये ट्रेड बिल कब बनाए जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं। जब हम लोग उधार कोई भी सामान को खरीदते हैं या जब कोई सामान को उधार हम लोग बेचते हैं तो वैसे स्थिति पर जो बिल बनाया जाता है उस बिल को हम लोग ट्रेड बिल्स कहते हैं, ठीक है ना। उस बिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड बिल्स कहते हैं। जबकि अकोमोडेशन बिल्स किस लिए बनाए जाते हैं, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, तो इसको बनाने के पीछे उद्देश्य होता है म्यूचुअल बेनिफिट। यानी कि जब दो इंसान को बराबर आवश्यकताओं की ज़रूरत होता है, जब आवश्यकता होता है और उस स्थिति में जब बिल बनाता है तो वैसे बिल को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे बिल को हम लोग
अकोमोडेशन बिल कहते हैं। पहला जो अंतर आया वह ऑब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं तो एविडेंस ऑफ प्रूफ, सॉरी एविडेंस ऑफ डेब्ट। ये भी तो होता है कि आज हमने किसी को पेमेंट किया है या गुड्स बेचा है, ठीक है। अब वो हमें पेमेंट से नहीं करे, बिल भी बना दिए पेमेंट, ठीक है ना, बिल भी हमने बना दिया। वो वादा किया था कि हम 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपको दे देंगे, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं, बिल भी बना दिए हैं, ठीक है। तो यानी कि इस स्थिति पर क्या होता है, जब हम लोग गुड्स को बेचे क्रेडिट पर तो ट्रेड बिल तो बना, उस स्थिति पर क्या होता है, एविडेंस ऑफ डेब्ट जब डूब जाएगा तो प्रमाण होंगे, सबूत होंगे, ठीक है ना। द ट्रेड बिल आर द एविडेंस ऑफ द डेब्ट, यानी कि ट्रेड बिल जो होते हैं वह सबूत होते हैं, ठीक है ना। इसको आप ट्रेड बिल को कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं अपना गवाह के रूप में, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ देंगे, एविडेंस हो जाएंगे। जबकि एकोमोडेशन बिल जो होते हैं यह आपका एकोमोडेशन हेल्प के लिए बनाया गया है, इसको जो है गवर्नमेंट जो है इस पर कोई प्रूफ नहीं है, यह एविडेंस आपका नहीं है, ठीक है ना। यह जो होते हैं यानी कि एकोमोडेशन बिल आपका कोई एविडेंस नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा आधार जो है, तीसरा बेसिस जो है वह है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, अमाउंट का रियलाइजेशन करना। तो देखिएगा इसके बारे में क्या होता है अमाउंट का रियलाइजेशन करने का मतलब, तो ऑन डिसऑनर जब अप्रतिष्ठा, जब बिल बेकार हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ बिल कैन बी रिकवर्ड बाय लीगल एक्शन। अब मान के चलिए कि हम 3 महीने का टाइम दिए थे, ठीक है ना, 3 महीने का टाइम दिए थे एक पर्सन को जो हमारे यहाँ से गुड्स खरीद के गया था। अब 3 महीना तक वो नहीं दिया, तो अब हम लोग लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस। कोर्ट में उसका मान्यता हमारा बिल का होगा, ट्रेड बिल का। जबकि हम जब बनाएंगे आप अकोमोडेशन बिल और वैसे स्थिति में पेमेंट नहीं करता है तो द अमाउंट ऑफ बिल कैन नॉट बी रियलाइज्ड थ्रू कोर्ट। कोर्ट की मदद से उस बिल पर जो भी भुगतान किया गया था, बिल पर भुगतान करने के लिए जो बनाया गया था, उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 कंसीडरेशन, ठीक है ना, कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। कहता है कि दिस बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द वैल्यू रिसिव्ड। इसके ये बिल कब बनाए जाते हैं, कंसीडरेशन का मतलब होता है सहमति, ठीक है ना। यह क्यों बनाए जाते हैं, जब हम किसी को कोई गुड्स बेचते हैं, मान के चलिए कि 50,000 का बिल बना रहे हैं तो 50,000 का कोई गुड्स तो बेचा हुआ होना चाहिए ना। या जब हम 50,000 का गुड्स परचेस करेंगे किसी से तब ना दुकानदार हमारे ऊपर बिल बनाएगा। यानी कि यह बिल जो बनते हैं, ट्रेड बिल जो होते हैं, जो उसके बिल को बनाने के पीछे कोई ना कोई वैल्यू छिपा होता है, रीजंस छिपे हुए होते हैं, ठीक है। जबकि आपका ये जो होता है अकोमोडेशन बिल जो होता है, दिस बिल्स जो होते हैं आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई सहमति नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि ए जो था बी से कोई सामान ले लिया था उसके बदले, है ना, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, हमको भी ज़रूरत है तुमको भी ज़रूरत है, चलो भाई दोनों मिल करके बिल बना देते हैं, ठीक है ना। हमारा जो ज़रूरत है वो तुम पूरा कर सकते हो, तुम्हारा जो ज़रूरत है वो हम पूरा कर सकते हैं, चलो भाई हम दोनों मिल करके बिल बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है कोई वैल्यू इसके पीछे नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे बिल को हम लोग एकोमोडेशन बिल कहते हैं। अब अगला देखते हैं डिस्काउंटिंग एंड शेयरिंग। 5वां पॉइंट जो है डिस्काउंटिंग एंड शेयरिंग। डिस्काउंटिंग एंड शेयरिंग, डिस्काउंट का मतलब तो जानते हैं कटौती, शेयर का मतलब बंटवारा करना। तो कहता है कि इफ़ द ट्रेड बिल इज डिस्काउंटेड, अगर ट्रेड बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है तो द पर्सन डिस्काउंटिंग विल बी गेट द होल प्रोसीड। जितना भी रुपए उसमें खर्च होंगे ना वो सब मिल जाएगा जो बिल को डिस्काउंट करवाएंगे, ठीक है ना। बिल को डिस्काउंट करवाने भुनाने में जो खर्च होते हैं वह खर्च जो व्यक्ति भुना रहा है, बिल को एक्सचेंज करवा रहा है, डिस्काउंट करवा रहा है, उसी को मिल जाएगा। जबकि इसमें एकोमोडेशन बिल में क्या होगा
इफ द अकोमोडेशन बिल इज डिस्काउंटेड, जब अकोमोडेशन बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है तो इट्स प्रोसीड, जो इसमें खर्च होंगे वो तो दोनों लेगा ना, ड्रोअर और ड्रोई दोनों ले लेगा। इसमें जो आपका ट्रेड बिल में जो खर्च होंगे वो जो बना रहा है उसी को मिलेगा, लेकिन अकोमोडेशन बिल में क्या हो जाएगा, दोनों कोई को बराबर बराबर या जो भी अनुपात में हो, प्रोपोर्शन रेशियो में हो, उस रेशियो में बांटना पड़ेगा। ठीक है। और 6th पॉइंट देखते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। डिस्काउंट करने में कितना के जो खर्च होंगे ना उस पर किसका हक होगा। तो कहता है द डिस्काउंटिंग चार्ज आर बोर्न बाय द पर्सन हु गेट द बिल डिस्काउंटेड, यानी कि इसमें जो खर्च होंगे वह कौन सहेगा, डिस्काउंट करवाने में जो खर्च होंगे वह कौन सहेगा, जो भी व्यक्ति बिल को डिस्काउंट करवा रहा है उसी को सहना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसमें अकोमोडेशन बिल में देखते हैं, तो इफ़ द प्रोसीड आर शेयर्ड बाय बोथ पार्टीज, अगर जो खर्च होता है उस दोनों को मिल करके उसको बियर करता है, देन तब क्या होगा, द डिस्काउंटिंग चार्ज टू विल बी शेयर्ड, तो डिस्काउंटिंग करने का जो खर्च होंगे वो दोनों को ही मिल करके ही सहेगा। ठीक है ना। और जो भी अनुपात में, अब डिस्काउंटिंग जब बोलने की बारी आया तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा कि डिस्काउंटिंग एंड शेयरिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग चार्ज क्या होता है। कभी कभी में भी ऐसा होता है कि हमने बिल बनाया था 3 महीने के लिए और 3 महीने के अंदर में हमको जो है पेमेंट का पैसा की ज़रूरत था। अब तो ड्रॉई को हम परेशान कर नहीं सकते हैं पेमेंट करने के लिए, तो उस बिल को बैंक से जाकर के डिस्काउंट करवा सकते हैं। उस स्थिति में बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाने की स्थिति में हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस एक्सपेंसेस को जो भी खर्च करेगा ना, जो भी डिस्काउंट करवाएगा उसी को बियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिस्काउंटिंग चार्ज। अब इसमें जो होते हैं डिस्काउंटिंग वही सहेगा। अब बेचारा भी कुछ नहीं, एक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बिल बना करके एक्सेप्ट करके दे दिया। ठीक है ना। उसका कहने का मतलब कि डिस्काउंटिंग करने में जो भी खर्च होंगे वो सिर्फ उसी के पास, उसी को प्रॉफिट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मान के चलिए कि 50,000 का एक बिल था। ठीक है ना, 50,000 का बिल था। हमको अब बिल बना करके किसी को भेजिए, हमको अब पेमेंट की ज़रूरत है। अब हमको पैसा की ज़रूरत है, हमको सपोज 40,000 रुपये की ज़रूरत है। अब क्या करें भाई, हम समय तो अभी पूरा हुआ नहीं है कि हम उसे मांग सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी को बैंक से भुना देंगे। तो बैंक से भुना लेंगे 40,000 रुपये में। ठीक है ना, 40 रुपये में 1000 में मान के चलिए कि 10,000 रुपया बैंक चार्ज ले लिया, तो ये 40,000 तो अब मेरा हुआ ना, मेरा ही हुआ। जबकि अगर अकोमोडेशन बिल बनाते तो 40,000 का बराबर बंटवारा करना पड़ता, वो भी लेता हम भी लेते, दोनों को ही लेते, लेकिन इसमें सिर्फ हम ही लेंगे। ठीक है ना। अब डिस्काउंटिंग एंड शेयरिंग ये हो गया। डिस्काउंटिंग चार्ज देखिए, अब ये जो 10,000 का आपका चार्जेस हुआ है, ठीक है ना, तो अगर ट्रेड बिल होगा तो जो भुना रहा है, हम भुनाने गए तो हम ही को ये 10,000 लॉस सहना पड़ेगा। और अगर अकोमोडेशन बिल होंगे तो ये 10,000 में दोनों को ही सहेंगे, दोनों पार्टी बियर करेंगे। ठीक है ना, ये होता है डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक है। और इस तरह से जो है ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हमारा जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो है प्रोमिसरी बिल। प्रोमिसरी बिल क्या होता है, प्रोमिसरी बिल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पार्टीज क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी बिल में क्या अंतर होता है, हुंडी क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने का बेनिफिट्स क्या होता है, इसका और बहुत सारा चीज़ देखेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह भी देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।